सभी को प्रणाम। तो आज का विषय है गैलेक्टिक सुपरवेव। मतलब पोल शिफ्ट तो हम पिछले एक बार पुराने सेशन में डिस्कस किया था। ये उससे भी बड़ी चीज़ है। गैलेक्टिक सुपरवेव मतलब हमारे गैलेक्सी में क्या वो चीज़ घटित होने वाली है, कुछ बड़ा, जो हमने आज तक स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत तरह-तरह के स्रोत, कहानी, उपनिषद ये सब से सुनते आए थे कि कब ऐसा कुछ घटित होने वाला है। बट जब हम उसका साइंटिफिक सोर्स से भी कुछ पता करते हैं तो एकदम तुरंत वो छाती काँपने लगता है कि ये कौन-सा बड़ा इवेंट है, आने वाला है। तो उससे जुड़ी हुई एक और इवेंट है जिसको हम पोल शिफ्ट कहते हैं, वो धरती का है। तो पहले गैलेक्सी को समझेंगे, फिर धरती के ऊपर जो घटित होगा वो भी समझेंगे। फिर इसके साथ जो इस धरती के लिए हम खुद को चुनकर आए हैं और इस दैविक घटना में भाग लेना और इस दैविक घटना को आगे बढ़ाना, तो वो उसको भी कहते हैं इवेंट। वो इवेंट को भी हम बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेंगे एज़ साइंटिफिक सोर्स से। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला जो है गैलेक्टिक सुपरवेव। तो गैलेक्सी में तो तमाम सारे ग्रह हैं, उनके सोलर सिस्टम है और एक सेंट्रल सन है। ये आज तक हमने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बहुत न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत स्रोत से हमने सुनते आए हैं। पर आज साइंस भी बोलता है कि हमारा गैलेक्सी जो है, वो भी एक लिविंग बीइंग है, यानी कि एक जीता जागता जीव है और वो भी साँस लेता है। तो उसको कहते हैं कि हमारा गैलेक्सी जो है साँस लेता भी है और उसका स्पंदन भी है, हृदय का स्पंदन, जिसको हम गैलेक्टिक पल्स कहते हैं। तो जो चित्र है मेरे ऊपर, वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमेशन है या तो कोई एडवर्टाइज़मेंट में पानी का ड्रॉप एक टप करके गिरता है। तो वो जब वो टप करके गिरता है तो वो अंदर जाता है, फिर बाउंस बैक होती है। तो ये उसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, अंदर की तरफ संकुचित होना। तो हम साँस भी वैसे ही लेते हैं, साँस लेते हैं तो फूलते हैं, साँस छोड़ते हैं तो संकुचित होता है हमारा लंग्स। तो इसी तरह ही हमारा गैलेक्सी भी साँस लेता है और छोड़ता है। जब वो साँस लेकर अटक कर फिर छोड़ता है, तो उस समय को कहते हैं कि ये एक इवेंट का समय है। अब आप समझ लीजिए कि कितना हज़ारों लाखों साल के बाद ये दैविक घटना घटित हो रही है, जब वो एक्सपांड होगा संकुचित होकर, क्योंकि गैलेक्सी के लिए, ब्रह्मांडीय अवस्था के लिए हो सकता है ये एक चुटकी भर का काम हो, लेकिन हम जो यहाँ पे इस टाइम स्पेस के मैट्रिक्स में हैं, हमारे लिए हज़ारों-हज़ारों साल का एक कहानी जैसा लगता है। नेक्स्ट है कि जो ये गैलेक्टिक पल्स है, तो ये कब उभरेगा? कैसे उभरेगा? इसका कोई प्रकोप है? हाँ, ये जिस समय में हम सब ने जितने सारे यहाँ पे सोल्स इकट्ठा हुए हैं धरती के ऊपर, उन सब ने इस टाइमलाइन को चुना है कि यहाँ पे वो अपनी दैविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए टुगेदर विथ मदर अर्थ। धरती माँ के साथ अपनी उस दैविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम सब ने इस समय को चुना है। तो गैलेक्टिक पल्स से होता क्या है? गैलेक्टिक पल्स से ये होता है कि जब गैलेक्सी साँस छोड़ने से पहले जो हम ध्यान में कुंभक रख कर छोड़ते हैं, वहाँ पे क्या करता है कि पूरा गैलेक्सी अपने अंदर जितने सारे सिस्टम है, जितने सारे सोलर सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम है, उन सब के अंदर जो खामियाँ हैं, उन सबको ठीक करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म है। मतलब ये उसका एक सिस्टम है। दूसरा क्या है कि इस जो इवेंट है गैलेक्टिक सुपरवेव को और अच्छी तरह से समझे, तो ये धरती और गैलेक्सी
उसका जो एक हृदय है, उस हृदय का स्पंदन है, उससे क्या होती है, एक दैविक प्रेम निकलता है कि अपने अंदर के सारे चीज़ों को वो ठीक कर सके। तो इसको कहते हैं कि कॉस्मिक लव है। ब्रह्मांडीय प्रेम है, जो उस संकुचित अवस्था से जब वो प्रस्फुटित होगा, उससे वो प्रेम निकलेगा। तो हम आज बेस बना रहे हैं भय को हटाने के लिए, क्योंकि साइंस ये कह रहा है। तो आज के बाद कोई भी इस इवेंट को अगर डरावनी भाषा में अगर समझाए, तो आप सब इस कॉस्मिक लव लव का सहारा ले सकते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो नेक्स्ट आती है कि ये जो ब्रह्मांडीय प्रेम है, ये जब उस ब्रह्मांड के सांस से उभर कर निकलेगा, तो ये क्या होगा, तमाम सारे प्लैनेट्स को वो इम्पैक्ट करेगा या तो इफेक्ट करेगा। इम्पैक्ट में थोड़ा केओटिक है, इफेक्ट में प्रभाव करेगा। तो ये असल में क्यों हो रहा है? ये असल में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो अलग-अलग टाइमलाइन में आकर सब 1 साल से, 2 साल से, कोई 5 महीना से, कोई 12-15 साल से एक ही पथ पर हैं, जिसको हम एसेंशन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो उसी के लिए ही एक दैविक प्लेटफ़ॉर्म को वो क्रिएट कर रहा है। यानी कि एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, ये सारे चीज़ों को हमारा गैलेक्सी ही सब तैयार कर रहा है। तो इसमें सारे प्लैनेट भी इन्वॉल्व हैं, हमारा धरती माँ भी इन्वॉल्व है। तो हम भी जब हम अपना प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी इस दैविक घटना में इन्वॉल्व्ड हैं। तो इसी को ही मिलाकर इवेंट कहा गया। और ये जब हम आगे समझेंगे, जब मैं बार-बार ये कहूँगा कि इवेंट है, तो हम यही समझेंगे कि गैलेक्टिक सुपरवेव का एक इवेंट है, ना कि सिर्फ पृथ्वी पे होने वाला। ये उससे बड़ी घटना है। तो जब हम विज्ञान के स्रोत से, साइंटिफिक रिसर्च से पता करते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन तो ये उठेगा पहले कि क्या ये सिर्फ हमारे धरती पर पहली बार हो रही है या हमारी गैलेक्सी में पहली बार हो रही है? जी, ये इस गैलेक्सी में होने वाला एक नई घटना है, जिसके थ्रू इसमें रहने वाले जो जो प्लैनेट्स 3 डायमेंशनल रियलिटी से निकलकर 5th डिमेंशनल रियलिटी में अपना पैर रखना चाह रहे हैं, उन सबको उस शिफ्ट में ले जाएगा। तो साइंटिफिक सोर्स क्या कहता है? साइंटिफिक सोर्स में जब वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया, तो पता चला कि 2011 में हमारे ही नज़दीक में एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है सेफर्ट गैलेक्सी। तो सेफर्ट गैलेक्सी में सेम गैलेक्टिक पल्स हुई, सुपरवेव घटित हुआ और इवेंट के माध्यम से वहाँ रहने वाले जितने सारे प्लैनेटरी सिस्टम हैं, उन सब के पोल, एनर्जी सिस्टम, ये सारे के सारे बदल गए। और जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, हम तो हैं उनसे बहुत लाइट ईयर्स से दूर हैं, बट ये उन सब के लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि ये पूरी की पूरी एक वेरी फास्ट प्रोसेस था, बहुत ही शीघ्र और अचानक घटने वाली ये घटना। और कितने साल लगे? कुछ सालों के अंदर ही वो इतना एक्सपांड हो गया वो गैलेक्सी और उन सारे प्लैनेट्स के अंदर जो मैग्नेटिक पोल थे, वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए। तो इससे हमारे अंदर दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि अब हम कहाँ पे हैं? क्या हम इतने नज़दीक आ गए हैं उस दैविक घटना के प्रति, जो हम आज ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, इस चीज़ के प्रति हम बहुत नज़दीक में हैं, बट अभी शुरू नहीं हुआ। कितना देर में हो सकता है? कुछ मंथ्स के बाद ये तुरंत के तुरंत घटित होने लगेगा, हमारे गैलेक्सी के अंदर। पहले ये एनर्जेटिकली होगा, मतलब ऊर्जा के तौर पे होगा बदलाव, फिर फिज़िकल प्लैनेट के ऊपर होगी। यानी कि जब हम आँखों देखा हाल जब उसको भोग करेंगे या तो एक्सपीरियंस करेंगे, ये एनर्जेटिक लेवल के बाद होगा। आइए अब हमारे गैलेक्सी को और क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं
कि असल में ये गैलेक्टिक सुपरवेव होता कब है। तो गैलेक्टिक सुपरवेव घटित होने से पहले एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी कि एक दैविक स्थापत्य चाहिए या तो स्थिति चाहिए हमारे गैलेक्सी के अंदर जितने सारे सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर जितने सारे प्लैनेट्स हैं, वो एक सर्टेन स्थिति यानी कि एक निर्धारित समय और निर्धारित स्थिति के ऊपर वो आधारित है। वो कब होता है? जब सारे के सारे सोलर सिस्टम यानी कि उन सब के सूर्य और उन सब के सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले वो सारे प्लैनेट्स जब विंटर सॉलिस्टिस में यानी कि जब हम आ, शीत ऋतु में होने वाला एक संक्रांति का जो समय है, उसमें क्या होता है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि सारे एक लाइन में रहते हैं विंटर सोलिस्टिस में। विंटर सोलिस्टिस में ये जो चीज होती है, हर एक सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स जो है एक धारा में रहते हैं। बट ये कौन सी खास बात है? ये एक ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है या तो घटना है जिसमें 26,000 साल के बाद, ये नोट करके रखिए, 26,000 साल के बाद ये स्थिति घटित हो रही है जिसमें सारे सूर्य, गैलेक्टिक सेंट्रल सन और हमारे सारे प्लैनेट्स विंटर सॉलिस्टिस में एक धारा में होंगे। जब होंगे तब इस फोटोन बेल्ट में, यानी कि जो फोटोन बेल्ट के थ्रू सेंट्रल सन से आ रही रोशनी जो हम पीले कलर का रोशनी में हम देख पा रहे हैं, उन सब में वो पहले सोलर सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जाएगा, फिर वो सारे प्लैनेट्स को हिट करेगा। तो इसको कहते हैं गैलेक्टिक इक्वेटर अलाइनमेंट। तो कितनी ये दैविक घटना है और दुर्लभ है, और हम इस समय में जन्म होकर इस दैविक कार्य को कर रहे हैं। हम कितने बड़े, हमारे ही रियलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, भाग्यशाली कह सकते हैं, बट ये हमारा ही सोल का प्लान है। नेक्स्ट आते हैं कि जब ये गैलेक्टिक इक्वेटर अलाइन होंगे एक फोटोन बेल्ट के अंदर, पहले तो हुआ करती थी लेकिन फोटोन बेल्ट के अंदर नहीं होती थी। ये 26,000 साल में जब ये फोटोन बेल्ट के अंदर जब अलाइन होंगे, तो पिछले कई बार भी हुए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम भी अलाइन हुए हैं। तो तब क्या हुई थी? तब का भी हमारे पास साइंटिफिक रिसोर्सेस यानी कि जो साइंटिफिक डेटा है वो भी हमको प्राप्त हुई है। तो ये जब भी ये गैलेक्टिक पल्स हिट करती है किसी भी सोलर सिस्टम को, तो उस गैलेक्सी के अंदर रहने वाले जो सन है, जितने सारे सन, ये आपस में क्या करते हैं, वो सबको ऊर्जावान या तो ऊर्जान्वित करते हैं, यानी कि एनर्जेटिकली दे इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन अदर सोलर सिस्टम्स आल्सो। तो उस वजह से क्या हुआ, हमारे धरती में असल में क्या हुआ, तो हमारे धरती पे ये जो कुछ चित्र के माध्यम से जो एनिमल्स दिखाई दी गई है, ये उन सारे दुर्लभ एनिमल है या तो अ, उनको कहते हैं एक्सटिंक्टेड स्पीसीज, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये सारे स्पीसीज जो है लुप्त हो गए, जो पिछले गैलेक्टिक पल्स से पहले थे। तो मैंने कुछ साल का भी नोट डाउन किया है साइंटिफिक सोर्सेस से लेकर। तो पहला जो था 30,000 साल पहले ये रिकॉर्ड की गई। ये रिकॉर्ड करने के लिए कार्बन स्टेबल आइसोटोप को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे सारे जो तत्व है कार्बन बेस्ड है। शरीर है, भूमि के सारे जितने भी हम सॉइल सैंपल है या तो फॉसिल सैंपल है, तो उन सबको हम कार्बन आइसोटोप से स्टडी कर सकते हैं कि वो कितना साल या कितना हजार साल पुराना है। तो इससे ये पता चला कि लेक मुंगो जो था, वो पहली बार पता चला कि ये 30,000 साल पहले एक ऐसे ही गैलेक्टिक सुपरवेव हिट की थी, जिस वजह से हमारी धरती का जो मैग्नेटिक पोल है, वो कुछ दूर तक शिफ्ट हुआ और रिवर्स भी हुआ था। तो ये था 30,000 साल पहले। बाद में और भी सैंपल्स मिले जिसमें 18,000 साल पुरानी, 15,000 साल पुरानी और 12,000 साल पुरानी। सबसे क्लोजेस्ट जो है वो मोनोलेक और लाशाम ग्रीनलैंड में भी पाए गए, जो कुछ हजार साल पहले ही हुआ। तो इन सब का हमारे इस बदलाव के साथ क्या संबंध है? संबंध ये है
कि हम फिर से उस दैविक घटना को देखने के लिए रेडी हो रहे हैं और इस बार जो इम्पैक्ट होगी, ये इन सारे जो शिफ्ट से कई गुना ज़्यादा होगी। तो डर तो बैठ गया होगा कि सारे कुछ अ, लुप्त हो जाएँगे या तो ह्यूमन स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साइंस यही कहता है, यानी कि जो डार्क एजेंडा से इम्प्लीमेंटेड ये सारे सोर्सेस हैं, उन्होंने पिछले 10 साल से ही ये कहना शुरू कर दिया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आज अगर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे हमको यही समझना चाहिए कि ये सारा रिपोर्ट में क्या ह्यूमन वहाँ थे? जी हाँ, ह्यूमन वहाँ भी थे। तो क्यों नहीं एक्सटिंक्ट हुए? अगर ये चीज़ कोई आपको इस सेशन के बाद जब भी कोई डराए कि ह्यूमन के ऊपर ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको ये सेशन के रेफरेंसेस दिए जाएँगे आपको। उन सारे सेशन के रिपोर्ट्स उसको मुँह पे मारेंगे कि देख उसमें भी ह्यूमन्स एग्ज़िस्ट करते थे। क्योंकि ह्यूमन उस समय भी था, आज भी है और इस शिफ्ट को हम आगे क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे भी हम रहेंगे। तो ये सब का कारण क्या है कि कुछ आ जाते हैं स्पीशीज़, कुछ चले जाते हैं और जो रहते हैं, उनका क्या होता है? तो साइंस ये कहता है कि ये जो बार-बार एनर्जी में बदलाव और पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स के अंदर जो बदलाव होती है, तो ये पूरा क्या करता है, पूरा प्लैनेट का एनर्जी सिस्टम को ही चेंज कर देता है। तो उस वजह से क्या होती है, जो स्पीशीज़ सर्वाइव कर जाते हैं सक्सेसफुली, तो उनके अंदर ऐसी-ऐसी क्वालिटीज़, या तो आप कह सकते हैं कि दैविक क्वालिटीज़ फॉर्म होती है ड्यू टू देयर डीएनए एक्टिवेशन। उन सब के अंदर कुछ ऐसे जीन्स अवेलेबल होते थे, बट वो सोए हुए अवस्था में थे, वो सब एक्टिव होने लगे। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे जंक डीएनए हैं, वो भी अभी एक्टिव होने लगे हैं और आने वाले समय में ये बहुत तेज़ गति से दिखेंगे। अभी तो वो एक्टिव हुआ है, अभी जीन्स को एक्सप्रेस होने में कुछ साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो म्यूटेट होगा, म्यूटेट यानी कि अंदर के जो संरचना है, वो बदलेगा। बदलने के बाद जब वो एक्सप्रेशन के स्थिति में आएगा, यानी कि पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होकर जब वो प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करेगा, तब वो कैरेक्टर प्रकाश में आएगा। कुछ लोग ये भी डराकर बोल देते हैं कि डीएनए मैनिपुलेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या ये इसके वजह से। बट ये नेचुरल है। नेचुरली हमारी धरती माँ से जो फ्रीक्वेंसीज़ जो आ रही है, हमारे अंदर के जो गुणसूत्र जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो सारे बदलने लगे हैं। तो जैसा हम 3 साल, 5 साल पहले थे, अब नहीं है। वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं उसको। तो इससे और एक स्टेप जब हम आगे समझते हैं, तो पता चलता है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे बदलाव होते हैं, जो सूर्य के अंदर मतलब उस सोलर सिस्टम के अंदर रहने वाले हर एक प्लैनेट को वो क्या करता है, ट्रिगर करता है एनर्जी वाइज़। तो वो जो फाइनल ट्रिगर होती है, जिसको हम इवेंट कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हर एक प्लैनेट का वो जो मैग्नेटिक पोल है, जिसको हम नॉर्थ साउथ कहते हैं, वो फ्लिप कर जाती है। तो आइए जानते हैं कि जब वो फ्लिप होगा, तो उसमें क्या-क्या चीज़ घटित होंगी। जब ये फ्लिप होगा, तो पहला तो है कि ये फ्लिप इस वजह से हो रहा है कि ये एक फोटॉन बेल्ट से गुज़र रहा है। फोटॉन बेल्ट किसका? ग्रेट सेंट्रल सन जो हमारा गैलेक्सी के अंदर है। तो जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन का जो एक तेज़ ऊर्जावान धारा है, उसको हम फोटॉन बेल्ट कहते हैं। उसके थ्रू जब गुज़रता है, इसको लगते हैं 1000 साल। तो मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या हम 1000 साल लग जाएँगे इस चीज़ को? नहीं। ये फोटॉन बेल्ट में टाइम और स्पेस का जो कंटिन्यूअम है, यानी कि जो उसका स्रोत और उसका इक्वेशन है, ये पूरी तरह से बदल जाती है। ये हमारे फिज़िकल मैट्रिक्स में समझना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है। तो उस चीज़ का डिस्कस ना करके हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो
जियोमैग्नेटिक पोल शिफ्ट होगा, उस वजह से क्या है कि हमारा धरती का जब हम देखते हैं कि पूरा जब हम कभी भी मार्केट से एक ग्लोब खरीदते हैं धरती का, तो वो क्या करता है एक साइड झुका हुआ है, सर्टेन एंगल में, तो वो एंगल भी पूरा शिफ्ट हो जाती है, मतलब फ्लिप हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि धरती में 2 टाइप के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। एक है जियोमैग्नेटिक पोल, यानी कि जो पूरी भूगोल को वो नापता है और हमारे उस भूगोलीय मैग्नेटिक तत्वों के ऊपर सारे नेविगेशन सिस्टम आधारित है। और दूसरा है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल मतलब जो कोर के अंदर है, जो कोर है, जो मोल्टन मतलब फ्लूइड अवस्था में, पूरी प्रज्वलित अवस्था में वो है। तो उसको भी हम उसका भी एक मैग्नेटिक तत्व है। तो इन सब के ऊपर क्या करता है, जो सेंट्रल सन से जो सूर्य की किरण, दैविक किरण जो आती है हमारे सूर्य के थ्रू इस प्लैनेट पे जब पड़ती है थ्रू सोलर रेडिएशन या तो सोलर फ्लैश, तो उस वजह से क्या होती है कि अंदर का कोर में एक विघटन होती है, एनर्जी में उतार चढ़ाव होती है। तो उस वजह से देखा गया है कि बहुत सालों से ये साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धरती के कोर में जो मैग्नेटिक तत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये भी दूसरा एक चौंकाने वाली बात है कि ये कम हो रहा है तो आगे क्या होगा? तो साल 2000 में नासा ने खुद एक रिपोर्ट जारी की कि धरती का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो 10% घट चुका है ऑलरेडी। फिर 2012 में 15% का रिपोर्ट आया। फिर 2023 में रिपोर्ट आया कि ये 25% हो गया है। तब उन्होंने क्या किया कि अपना ही रिसर्च को खुलासा करते हुए कहा कि हम ये चीज़ को पिछले कुछ 40 साल से नज़र रख रहे थे और ये इससे पता चला कि जो रिग्रेशन वैल्यू होती है, जब हम इस चीज़ को मैथमेटिकल डेटा को जब हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करते हैं, तो उसका एक आगे का प्रोजेक्टेड वैल्यू होता है कि इतना-इतना इस साल में घटा है, तो आगे कैसे घटेगा? तो इससे पता चला कि उस रिग्रेशन वैल्यू से ये बात निकल कर आई कि हर साल जो है ये 1-2% ये घट ही रहा है और ये आने वाले समय में 10 गुना तक ये घट सकता है। मतलब ये जो तेज़ी है, ये 10 गुना तक हो सकता है घट घटने में। तो इस चीज़ का भी उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि जो धरती का कोर है, जिसको हम हार्ट भी कहते हैं धरती का, तो जो इनर कोर है उस वो भी धरती के साथ-साथ घूमता रहता है। वो सूर्य के महाकर्षण शक्ति के वजह से, जिसको हम सोलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो सोलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के वजह से जो हमारा इनर कोर है, वो क्या होता है कि इतनी तेज़ी से घूमता है कि जो हमारे सरफेस पॉपुलेशन है, उससे बिल्कुल भी उससे प्रभाव नहीं होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक मेंटल है। मैं आगे चित्र में दिखाऊँगा कि आगे वो अंदर में एक मेंटल है, यानी कि जो कोर के ऊपर एक कवर है। तो उस वजह से क्या होती है कि सरफेस पे रहने वाले उन सारे जितने भी बीइंग्स हैं, उन सबके लिए सहूलियत हो, तो वो प्लैनेट खुद एक मेंटल को क्रिएट किया है, जिस वजह से ये बहुत स्मूथ गति से ये घूमता है अपने ही चारों साइड में। जिससे हम ये भी साइंस में पढ़ते हैं कि दिन और रात होती है। बट वो चीज़ हमारा डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तर्क आ जाएँगे कि धरती गोल है या फ्लैट है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन है, या तो जिसको हम सोलर फ्लैश कहते हैं, ये जब हिट करता है तो हमारे धरती का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, कुछ-कुछ परसेंट हर दिन, हर क्षण वो घट घट रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, पहला जो ऊपर का जो अ, चित्र है लेफ्ट साइड में, तो जहाँ पे रेड और ब्लू का पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रेश 2023 का डेटा है, 2023 का। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्थ पोल है, वो शिफ्ट होकर दोनों दोनों मैग्नेटिक जो नॉर्थ है, वो दोनों में अलगाव होना शुरू हो गया। और जो
ब्लू कलर में दिखाई दी है इस साइड में, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक साउथ। तो जो जियोमैग्नेटिक साउथ और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ जो पोल दोनों अलग-अलग जगह ये विस्थापित हो रहे हैं, उस वजह से क्या है कि धरती के अंदर दो साइड में एक्स की तरह वो दो क्रिएट हो रहा है फिलामेंट जैसा। तो एक्सक्यूज मी। तो उस वजह से क्या होती है कि धरती का अंदर का कोर जो है, हम दूसरे चित्र पे आते हैं जो ऑरेंज कलर का है। तो उसमें एक हम देखते हैं कि जो डीप रेड कलर में जो इनर कोर है, उसमें जो रेखांकित अवस्था में जो उसका फिलामेंट्स हैं या तो जिसको हम मेंटल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, क्योंकि दो अलग-अलग जगह में ये मैग्नेटिक पोल जो है ये शिफ्ट हो रहे हैं और इनर कोर को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो किस वजह से हो रहा है? वो आने वाले जो सोलर फ्लैशेस हैं, वो एक्स क्लास है, सी क्लास है, तो ऐसे जो क्लास ऑफ सोलर फ्लैश के जो रेडिएशन है, उस वजह से क्या होता है कि वो पहले क्या करता है, हमारे जियोमैग्नेटिक पोल को इम्पैक्ट करता है। वो धीरे-धीरे वो जो ऊर्जा जो है वो कोर तक पहुँचती है और कोर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जब ये इनर कोर जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, तो अंदर जो उसका जो घूम रहा है, आपको एक दो गोला को इमेजिन करना पड़ेगा। एक है ऊपर का, जिसके सरफेस के ऊपर हम हैं, और एक अंदर का। तो वो अंदर का जो कोर है वो इतनी तेजी से वो घूमना शुरू करता है कि एक्सट्रीम एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। इसका आपको ख्याल आया होगा कि हम पुराने जो एटलस के साइकिल चलाते थे, उसके पीछे एक डायनामो आता था और आगे एक लाइट। तो जब हम तेजी से साइकिल चलाते थे, तो आपने देखा होगा कि वो बल्ब बहुत तेजी से जलता था। तो यही इफ़ेक्ट इसके अंदर क्रिएट हो रही है। तो उस वजह से क्या है कि जब 2 मैग्नेट आपस में जब घिसेंगे, तो अंदर का जो मैग्नेटिक तत्व है, जो चुंबकीय तत्व है, उसमें धीरे-धीरे कमज़ोरी पैदा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ साल के बाद वो डायनामो जो है, खराब हो जाती थी। वापस उसको रिपेयर शॉप में ले जाकर उसके अंदर का मैग्नेट को चेंज किया जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जितना तेज़ी से और घूमेगा, उतना तेज़ी से उसका मैग्नेटिक तत्व और घटेगा। तो ये जो ग्राफ हम नीचे देख रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि साल 2000 से 2025 तक जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है, वो किस तेज़ी से मैग्नेटिक तत्व अर्थ का घट रहा है। तो ये कोई नंबर बताने के लिए या रिलीज़ करने के लिए नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितने नज़दीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोलर फ्लेयर। तो हम ये भी पता कर लिए कि इस प्लैनेट पे हो क्या रहा है। अब हमारे सन कैसे उस चीज़ को ऊर्जान्वित करता है या तो इफ़ेक्ट करता है जो हमारे प्लैनेट पे हो रही है, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला जो है, ये है सन के ऊपर के सरफेस से, क्योंकि सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो भी क्या करता है, जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से जब इम्पैक्टफुली जब लाइट एनर्जी जब फोटॉन्स आते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर का भी मैग्नेटिक तत्व में छेड़खानी होती है या तो इम्पैक्ट होती है। तो उस वजह से क्या है कि उससे क्या होता है, बहुत तेज गति से होने वाले एक झड़ पैदा होती है जिसको हम सोलर साइक्लोन भी कहते हैं। और उससे क्या होती है, चार्ज्ड फोटोन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम कोरोनरी मास इजेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो सीएमई पार्टिकल है, ये इतनी तेज गति से वो अर्थ के प्रति वो आती तो सारे प्लैनेट्स के प्रति, लेकिन वन बाय वन। पहले वो बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी बहुत नज़दीक है, तो पृथ्वी का अपना भी एक मैग्नेटिक तत्व है। तो इतना तेज गति से वो आता है कि हमारा जो मैग्नेटिक तत्व है, जो पृथ्वी का इनर कोर का, तो उसको क्या करता है, वो हिट करता है। और कहाँ हिट करता है, वो हिट करता है हमारे आयोनोस्फियर, जिसमें सारे आयॉन्स का एक लेयर है हमारे पृथ्वी के चारों ओर। तो वो जब आयोनोस्फियर को जब हिट करता है, तो वो क्या करता है कि इस आयोनोस्फियर को भी भेद करके वो सीधा जाता है
धरती के कोर तक। आज भी काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बारिश होती है, बादल होती है, क्या सोलर रेडिएशन आ पाता है या तो ये जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। ये तो सिर्फ एक ह्यूमन चेतना, मानवीय चेतना को निचली स्तर में रखने के लिए कि बादल है तो सूर्य नहीं। क्या मैं एक घर में बंद हूँ तो मेरे लिए क्या किचन एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। बस मेरा चेतना उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाता है कि मेरे आँखों के सामने किचन है या नहीं है। तो वे ऐसा फोटॉन के तीव्र गति से आने वाले ये पार्टिकल्स हैं कि ये कितना भी बादल हो, कितना भी रात हो या कितना भी अंधेरा हो, ये पार्टिकल्स आते ही आते हैं और ये हमारे धरती के कोर तक पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको रिसर्च किया कि ये सीएमए पार्टिकल्स जो है किस गति से और किस मात्रा में वो रिलीज़ होती है, तो इससे ये पता चला कि हर 12 साल में क्या होती है कि ये हमारे सन से, हमारे सूर्य से ये हर एक बार ये बहुत तेज़ गति से सीएमई पार्टिकल्स जो है रिलीज़ करती है। और आगे का भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया कि 2025 में ये एक बहुत बड़ा एक्स क्लास रेडिएशन होने वाला है और इसकी शुरुआत 2022 से ही शुरू हो चुका है। तो इस वजह से क्या है कि इस वजह से ये हो सकता है कि जब प्रेडिक्टेड वैल्यू और जो ऑलरेडी पिछले जो तमाम हम 6 बड़े साइकिल्स को देखा जिसमें मैग्नेटिक पोल को शिफ्ट करवा दी गई गैलेक्टिक सेंट्रल सन के एनर्जी के वजह से, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ पे जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में है और रेड कलर में। रेड कलर वाला जो है प्रोजेक्टेड वैल्यू है और ऑलरेडी जो नोट डाउन किया हुआ है वो सारे डेटा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कब-कब वो रेडिएशंस आई है धरती पे। तो ऐसा माना गया है कि अगर 3 सोलार मैक्सिमा अगर घटित होती है इस समय अंतराल में, तो ये जियोमैग्नेटिक पोल जो है तुरंत फ्लिप कर जाएगी और सबसे बड़ा जो इवेंट है वो 2025 में होने वाला है। तो हम आज इस दैविक घटना को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे प्रति एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जानें और दूसरों को समझाएँ और इसके प्रति खुद की भी तैयारी करें। अब नेक्स्ट आती है कि ये जो इवेंट जो हम आगे जाकर और डिस्कस करेंगे, तो क्या ये सिर्फ़ सोलर फ्लाशेस के आना और धरती के ऊपर पोल शिफ्ट करना सिर्फ़ इतना ही है? नहीं, ये उससे कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि 1900 सदी में ही एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत शोध किया, जिन्होंने इस जियोमैग्नेटिक पोल शिफ्ट और उस शिफ्ट के एनर्जी शिफ्ट के वजह से जो धरती के ऊपर होने वाले सिविलाइजेशंस के इकोनॉमी थे, उनको भी उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने भी एक प्रोजेक्टेड वैल्यू बताया कि आने वाले समय में भी अगर कभी भी ये एनर्जेटिक शिफ्ट होती है, तो ये कब होगी और किस-किस मात्रा में या किस-किस धारा में हो सकती है। तो ये उन्होंने पिछले जितने बार भी एनर्जेटिक शिफ्ट हुई, ये उसका डेटा आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ग्राफ में बताया। तो जब हम इसको और क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं इस रिपोर्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट को, तब पता चलता है कि 2020 के बाद से, ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एजेंडा 2030 है, उसके बेस को बनाने के लिए इस साइंटिफिक रिपोर्ट को भी पुट अप किया गया कि 2020 से आने वाले एक डिकेड मतलब दशक के अंदर ये इकोनॉमी जो है इस एनर्जेटिक शिफ्ट के वजह से ये ध्वस्त हो सकती है। जो एक लाइन पूरा शार्पली नीचे गया है, वो उस चीज़ का संकेत है। तो ये इकोनॉमिक डेटा भी कहती है, यानी कि इसमें मैथमेटिकल डेटा है, साइंटिफिक रिसर्च डेटा है, इकोनॉमी का भी डेटा है। तो इस वजह से क्या-क्या चीज़ घटित होंगी? पहली बात है जो ये जो सीएमई पार्टिकल्स है, वो इतना तीव्र गति से सोलर साइक्लोन क्रिएट करती है, एनर्जी में बदलाव। पहली जो चीज़ है जो हम इस मैट्रिक्स में अभी तक एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, सैटेलाइट, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये सब
एक ही झटके में बंद होंगी। नेक्स्ट है जो फूड चेन है, जो हम खान-पान का सारा जो व्यवस्था है, इन सब में एक विघटन होगा या तो कुछ समय के लिए पूरा इधर-उधर हो जाएगा। थर्ड है सीज़नल और एनवायरमेंटल ऑर्डर जो है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज या तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जो पिछले 10-20 साल से डरा रहे हैं ये साइंटिस्ट लोग, तो उससे उसको भी ये चीज़ से पता कर सकते हैं कि जो हमारे ही साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, पब्लिश्ड डेटा, उसको भी हम देखें तो एक प्रोजेक्टेड वैल्यू ये निकल कर आती है कि जब ये सोलर रेडिएशंस आएँगे, तब उसके अंदर हमारे ही इकोसिस्टम को वो प्रभाव डालेगा। तो उस वजह से क्या है कि कुछ समय तक आपको बहुत केओटिक सिचुएशंस देखने को मिलेगा कि एनिमल्स है, प्लांट है, ये सब कुछ नुकसान पहुँच रहा है। तो नेक्स्ट आती है कि उसका संकेत क्या है कि सोलर रेडिएशंस आ ही रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि ऑरोरा का बनना। तो पहले तो आप इंटरनेट पे देखते थे कि जो नॉर्दर्न पोल के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्वीडन ये सब जो आती है, तो वो सब कंट्री में ये ऑरोरा दिखती थी। अभी क्या है कि साल 2023 में एक ऐसी घटना हुई कि हमारे लद्दाख में ही पहली बार ये ऑरोरा का दिखा गया। तो उसका क्या संकेत है? उसका यही संकेत है कि जो जियोमैग्नेटिक पोल है, उसका जैसे-जैसे वो हमारे विषुवत रेखा जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, उसके प्रति झुकाव। जैसे-जैसे ये नॉर्दर्न पोल झुकेगा, वो जो ऑरोरा का जो प्रकट होना, ये उसको वो बनाता जाएगा, वहाँ प्रकट होगा। तो ये भी एक संकेत है। और जितने सारे ओल्ड सिस्टम हैं, हायरार्की बेस्ड, फाइनेंस, इकोनॉमी और जितने सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो भी आज तक ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करती आई है या तो वर्ल्ड को कंट्रोल करती आई है, वो सारे वैनिश हो जाएँगे या तो तबाह हो जाएँगे। उन सब के अंदर हमारे सोसाइटी भी है। अगर हम ओल्ड बिलीफ सिस्टम से यही सोचते आ रहे हैं कि अ, हमको अपने सरकारें सब बचा लेंगी, तो आज आप भ्रम में हैं, कोई किसी को नहीं बचा सकता है। यहाँ पे जो भी अ, बचाने का ढोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे खुद को ही धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट आती है कि ये जो एनर्जी में बदलाव होगा और क्या चीज़ हमारे लिए एक बहुत नज़दीक के संकेत हैं। ये तो दूरगामी नहीं, बहुत नज़दीक के संकेत हैं कि एक एंड टाइम मैडनेस आ सकती है। कुछ ही दिन पहले प्रवीण जी का एक सेशन किया गया इस चीज़ के ऊपर। डिटेल्स में प्रवीण जी ने समझाया है कि वो एंड टाइम मैडनेस है क्या? अंत समय का ये जो पागलपन है कि जब हम एक ऊर्जा से निकलकर दूसरी ऊर्जा में धरती के साथ ही हम शिफ्ट करने वाले हैं। जो पुराने सारे जो अनसॉल्व्ड मैटर है, हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के जो अनडिजायर्ड थॉट्स है या तो इतने सारे जन्मों का जो जेनेटिक माइंड का जो प्रोग्रामिंग है, वो सारे सतह पर आएँगे। तो वो सारे सब सतह पर आएँगे, तो वो सब के सब रियलिटी जैसा हमारे सामने प्रकट होगा। तो ये भी एक संकेत है। दूसरा है कि एक बहुत बड़ी शिफ्ट जो क्रिएट होगी एनर्जी में, उस वजह से क्या है कि जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम जो तबाह होगी, जो हमने डिस्कस किया, उस वजह से जो है हमारे ऊपर जो मैट्रिक्स है, जिसको हम माया कहते हैं और इस मैट्रिक्स में रहते हुए जितने सारे फिजिकल चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम देखते हैं, वो सारे गायब हो जाएँगे। तो जब हम ये सारे गायब होंगे, तो हम अपने रियल स्वरूप को भी देख सकते हैं और धरती का भी रियल स्वरूप को हम देख सकते हैं। तो ये हम सबके लिए एक अच्छी घटना है। तो ह्यूमैनिटी को और किस-किस चीज़ की फ़ायदे की हो बात होगी? क्योंकि हम हमेशा
इस मैट्रिक्स में रहते हैं, तो किसी को कुछ भी समझाएँ तो वो लास्ट में यही पूछेगा कि फ़ायदे की बात बताओ। तो फ़ायदे की बात यही है कि ये जो इवेंट है, संपूर्ण गैलेक्टिक सेंट्रल सन से क्रिएट होकर सीधा सोर्स से आने वाली एनर्जी सीधा मदर अर्थ तक वो पहुंच रही है, जिसमें हम सारे जो बच्चे हैं, यानी कि क्रिएटर, दो क्रिएटर के बीच में जो हम क्रिएशन बनकर जो इधर उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे, तो इन सब में हम सबके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है कि हम अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होंगे, और जिसको हम आज तक वननेस वननेस करके जाप कर रहे हैं, उस चीज़ का भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये तो एक पहली अच्छी बात है। दूसरा है कि जिस का चेतना तैयार है, उस नई ऊर्जा को ग्रहण करके धरती के साथ-साथ उस एनर्जी शिफ्ट के साथ ट्रांज़िट करेगा। तो उन सब के सब आत्माओं या तो सोल्स को एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का जो एक्टिवेशन है, वो शुरुआत हो चुकी है और हो होगा भी। उसका प्रकटीकरण ट्रांज़िट के मतलब इवेंट्स के बाद देखा जा सकता है। तीसरा है कि हम अपने नेक्स्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर चाहे फिज़िकल सिम्पटम्स की कितना भी लिस्ट लगा दें, उस पे ध्यान ना देते हुए, ये एक एनर्जी का बदलाव है। ये कोई फिज़िकल सिम्पटम नहीं है कि किसी से आप पेट गड़बड़ है और वो कहीं से देख लिया कि किसी को डायरिया हो रहा है तो वो बोल रहा है कि एसेंशियल सिम्पटम है। इसमें ना पड़े, ये एक एनर्जी में बदलाव है। हो सकता है कि उसका जो फिज़िकल में जो जो चेंजेस हैं, उसका रूप अलग-अलग हो सकते हैं, सबके अलग-अलग हो सकते हैं, बट एनर्जी जो है सबके लिए एक है। यानी कि जो क्रिएटर का जो एनर्जी है, जो सोर्स का एनर्जी जो आ रही है धरती के प्रति, वो सबके प्रति समान है, और जितने भी सोल्स यहाँ आए हैं, सारे के सारे उसी टाइमलाइन को चुन कर आए हैं। कोई यहाँ स्पेशल नहीं है, सारे यहाँ स्पेशल हैं। तो नेक्स्ट है, हम सारे इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजी को अनुभव या तो एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इवेंट्स के बाद इस सब का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और हमारे जितने सारे जो ब्रह्मांडीय जितने सारे रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी है, हम उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स का टूटने के बाद का ये सारे गिफ्ट है, जो क्रिएटर सोर्स से हमको मिलेगी। तो तैयारी जो है हमको पूरी रखनी है, और इस सब के प्रति जागरूक भी होना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का एक्सेप्टेंस ही वो रियलिटी को प्रकट करेगा, ना कि आज सुन लिया, हँस दिया, खुश हो गए, पर कुछ कर नहीं रहे। और कर भी रहे, अपने अंदर अगर उस चीज़ का प्रति इतना भी जागरूक रहकर एक समझ प्रकट नहीं कर सकें, तो वो रियलिटी प्रकट नहीं होगा। क्योंकि खुशी तो तब होगी जब आपका थॉट या तो आपकी कॉन्शियसनेस आपके सामने रियलिटी प्रकट करके वो दिखाए, ना कि कोई और बोल रहा है कि मेरा यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो सारे लोग एक साथ मी टू कर रहे हैं कि सबका थर्ड आई खुल गया है। ये चीज़ नहीं, आपका कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट होना चाहिए कि मैं ये चीज़ ज़रूर देखूँगा, इस चीज़ के लिए मेरा मेरा तैयारी कितना है। तो सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ये जो खुद की जो इस दैविक इवेंट में इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सबको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन या तो 2-4 पर्सन काम कर रहे हैं और सारे लोग ऐसे होकर बैठे हैं, राजू श्रीवास्तव जैसा, और बोल रहे हैं हाँ, आएगा, आ तो रहा है। ऐसा नहीं होना है। क्योंकि ये जो एनर्जी इम्पैक्ट है, ये आपकी चेतना के अनुसार ही इम्पैक्ट करेगा, या तो एंड टाइम मैडनेस या तो स्मूथ ट्रांजिशन। फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर पटक के उस गिफ्ट को लेना चाहते हो, या तो आपने हाथ ऐसे ही रखा है मुद्रा में और आप उस ज़ोन में जा चुके हैं। तो ये आपका चेतना को प्रकट कर सकता है, और करेगा ही।